नमस्कार साथियों, कहानियों के अपने इस चैनल पर आपने पहले भाग में सुना था रमेश थानवी जी द्वारा लिखी लंबी कहानी घड़ियों की हड़ताल। आज उसी कहानी का दूसरा भाग यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। आपसे निवेदन है कि आपने यदि अपने इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप कहानी को लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। पहले भाग का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, वहां से आप पहले भाग को सुन सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं सुना है। अब आप दूसरे भाग को सुनिएगा। सरकारी दफ्तर में घड़ी साजों के बयान चल रहे थे। घड़ियों की हड़ताल का कारण समझाने वाली राष्ट्रीय कमेटी की मीटिंग दिन ब दिन आगे खिसकती जा रही थी। घड़ी साजों के लंबे बयान नई नई बातें उभार रहे थे। बयानों से सामने आई बातें चौंकाती थीं, सबके कान खड़े करती थीं। सरकारी अफसर सिर खुजाने लगे थे। अभी तक सामने आए बयानों से साफ था कि घड़ियों की यह हड़ताल किसी समझौते से नहीं टूटेगी। सगतपुर और खैरागढ़ के घड़ी साजों का बयान हो जाने के बाद एक ऊंची सरकारी अफसर ने कहा था, यह मामला काफ़ी बढ़ गया है, अब यह मामूली मामला नहीं रह गया। अब तक दूसरा अफसर बोला, यह दरअसल बहुत बुनियादी सिद्धांतों का मामला बन गया है। जहां सिद्धांत आड़े आते हों वहां ऊपरी उठापटक से कोई संगठन नहीं फोड़ा जा सकता। हम लोगों को अपनी नीति में कोई बुनियादी फेरबदल करना होगा, तभी समय की ऐसी एकता का रहस्य हम समझ सकेंगे। यह सुनकर तीसरा अफसर पूछने लगा, मुझे तो यही समझ में नहीं आता कि घड़ी के दिमाग में ऐसा कौन सा पुर्जा होता है जो इस तरह आदमी के दिमाग की तरह सोच समझ सकती है। घड़ियों के दिमाग का ही अगर पता चल जाए तो फिर समस्या ही क्या है, उसे ही निकलवा फेंकेंगे, एक अफसर का कहना था। लेकिन उस दिमाग का पता लगा लेने के लिए भी तो दिमाग की जरूरत है, वह कहां से लाएंगे आप, सबसे बड़े अफसर ने पूछा था। बड़े साहब के सवाल ने सबको चुप करा दिया। सेक्रेटरी ने सवाल किया था, साहब तीसरा नंबर बजबज के घड़ी साज का है, उसे बुलाऊं क्या? हुक्म होते ही बजबज का घड़ी साज अंदर आ पहुंचा था। बजबज कलकत्ता के पास ही एक छोटा सा शहर है, लेकिन वहां से आया यह बंगाली बाबू बंगाल की रग रग को जानता है। उसने बंगाल में चल रहे सेठों के कई कारोबारों में काम किया है। वह चकित है कि सेठों के इन दफ्तरों का हर अफसर कसकर काम लेने और कम से कम पैसा देने में उस्ताद है। बजबज का यह बंगाली बाबू भी ऐसे ही एक दफ्तर में काम करता है। इसके दफ्तर में एक बाबू खास ड्यूटी पर बैठता है। यह बाबू सीधे बड़े साहब का आदमी है। जरूरी काम यानी खास ड्यूटी के नाम पर इतना सा काम कि एक रंगीन डायरी में रोज हर आदमी के दफ्तर पहुंचने का सही समय दर्ज किया करे। बजबज के सारे दफ्तरों में ऐसे काम के लिए कुछ खास आदमी तैनात हैं। साहब लोगों के ये मुस्तैद सिपाही अपनी ड्यूटी लगन से पूरी करते हैं, साहब लोगों की खुशी के वास्ते। बजबज से आया ये बंगाली बाबू पैसे से बाबू है, मगर हुनर से घड़ी साज। काम का पूरा कारीगर है, मगर इसने कसम खा ली है कि हाथ के हुनर को कभी नहीं बेचेगा। वह गरीब घर में जन्मा है, पला बढ़ा है और अपने परिवार की सारी पीड़ाओं के लिए सेठों और सूदखोरों को दोषी मानता है। इसलिए उसने यह भी कसम खा रखी है कि कभी किसी सेठ या सूदखोर की घड़ी नहीं सुधारेगा। वह सिर्फ मजदूरों की और अपने साथ के लोगों की घड़ियां सुधारता है, मुफ्त में सुधारता है। घड़ियों की हड़ताल का कारण खोजता हुआ वह कई बातें सोचता रहा है। अपना बयान शुरू करते हुए वह कहता है, यह मामला मशीनरी नहीं है, यह एक पॉलिटिकल मामला बन गया है साहब। बंगाली साहब लोगों के लिए किसी की घड़ी कोई मतलब नहीं रखती। वे सबकी घड़ियों से ऊपर एक सिपाही बैठाते हैं, एक अफसर अपॉइंट करते हैं। घड़ियों पर अफसरी का मामला बहुत सीरियस है साहब। बंगाली बाबू ऐसी चेतावनी के साथ ही सारा हाल कह सुनाता है। वह बंगाल के दफ्तरों के बाबू की हालत बयान करता है, साफ दिखाता है कि मामूली आदमी का समय कितना सस्ता है और साहब का समय कितना महंगा। वह यह भी शिकायत करता है कि जब एक मामूली कर्मचारी काम के बोझ से दबा रात काली करता रहता है, तब उसका साहब उसी समय ऐश में डूबा होता है।
वह काम में हाथ बटाना तब ठीक नहीं समझता। बयान दर्ज होने पर बंगाली बाबू की बात के सभी असली मुद्दे पढ़कर सुनाए जाते हैं। बयान में लिखा गया है, पूरे बंगाल में व्यापारी दफ्तरों के अफसर अपने भरोसे के लिए टाइम कीपिंग बाबू रखते हैं। यह बाबू साहब की घड़ी के हिसाब से और कुछ अपने मनमाने तरीके से लोगों के आने व जाने का समय दर्ज करता है। फिर इसी हिसाब से लोगों की तनख्वाह बनती है। घड़ियाँ इसे अपने प्रति अविश्वास मानती हैं। वे यह भी मानती हैं कि समय इतना सस्ता नहीं होता कि उसे आदमी के खिलाफ खड़ा कर दिया जाए। घड़ियों का कहना है कि घड़ियाँ आदमी को चलाने के लिए नहीं चलती। घड़ियाँ इसे अपना अपमान समझती हैं कि समय की बात को आदमी की पीड़ा और परेशानी से ज़्यादा महत्व दिया जाता है। बंगाल की घड़ियों ने एक राय से यह तय किया है कि जब तक समय को आदमी के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता रहेगा तब तक घड़ियां बंद रहेंगी। बजबज के बंगाली बाबू का यह बयान एक विशेष हरकारे के साथ बंगाल के मुख्यमंत्री को भेज दिया गया। साथ में ये सुझाव भी कि तुरंत स्थिति की जांच जरूरी है। घड़ियों की हड़ताल का कारण पता करने वाली कमेटी की कार्रवाई चल रही थी। घड़ी साजों के बयान दर्ज हो रहे थे। समय बीतता जा रहा था, परंतु कोई नहीं जानता था कि कितना बीता। लोग सिर्फ दिन गिनते थे, सूर्य के उदय होने और अस्त होने का इंतजार करते थे। ऐसा लगता था कि लोग घंटों को पहचान भूलकर सिर्फ दिन व रात की पहचान से जुड़ गए हैं। दिन रात की यह पहचान शहरी सेठों और अफसरों के लिए नई पहचान थी, जिन्हें पहले कभी दिन रात की परवाह भी नहीं रहती थी, अब सूर्योदय होने की प्रतीक्षा करते थे। सूरज से लोगों का एक रिश्ता, एक नई उम्मीद बंधी थी, लेकिन लगता था कि घड़ियां अभी भी निराश हैं, अभी भी उदास हैं। घड़ियों की हड़ताल अभी भी जारी थी। इस लंबी हड़ताल में मौज मनाने वाले छोटू मोटू और खोटू की मंडली अब करवट बदलने लगी थी। सबकी सेहत सुधरने लगी थी, सबके चेहरे चमकने लगे थे, सबकी आदतें बदलने लगी थीं। बच्चों की बदली आदतों ने बच्चों के माँ बाप को भी सोचने पर विवश कर दिया था। वे बच्चों की आज़ादी के अर्थ समझने लगे थे। उन्हें समझ में आ गया था कि आरोपित पाबंदी बुरी होती है, लेकिन उन्होंने देखा था कि बच्चे खुद अब अपने खेल तथा काम के समय को बांटने लगे हैं, उसका पूरा उपयोग करने लगे हैं। यह बदलाव माँ बाप को अच्छा लगा था। आदतों में ऐसा सुधार आने के साथ ही छोटू मोटू की सारी मंडली कुछ नए सवालों पर सोचने लगी थी। ये सवाल थे, समय बड़ा या कागज, समय बड़ा या आदमी, समय आदमी के वास्ते या आदमी समय के वास्ते। ये सारे सवाल समय को आदमी के खिलाफ खड़ा करने में जुड़े थे। बच्चे जैसे बड़े हो गए थे। ऐसे सवालों पर छोटी छोटी बहसें इस मंडली में शुरू हो गई थीं। सभी बच्चों के पिता अब प्रसन्न थे। उनको लगने लगा था कि बच्चे अब सोचने विचारने लगे हैं। माता पिताओं और तमाम अभिभावकों ने अब जाकर यह महसूस किया था कि असली शिक्षा कब और कहाँ से शुरू होती है। बच्चों ने महसूस किया कि वे आज़ाद हो गए हैं, मगर आज़ादी अपने साथ अराजकता नहीं लाती। उसने हर बच्चे का हौसला बढ़ाया, विश्वास बढ़ाया। छोटू मोटू के सभी दोस्त पहले से ज़्यादा जिम्मेदार हो गए, लेकिन यह जिम्मेदारी वही थी जिसे उन्होंने खुद चुना था। इस बार उन्होंने तय किया था कि वे रोज़ सवेरे घूमने जाएंगे तथा हर सवेरे सूर्योदय देखेंगे। उनका ये फैसला इस बार लोहे की लकीर हो गया था और हर दोस्त में होड़ लग गई थी कि पहले कौन जमे व पहले किसको कौन जगाए। इस होड़ ने न केवल जगने की बात सिखाई थी, बल्कि जगाने की बात भी सिखाई थी। एक सवेरे खोटू भी जल्दी जगा था। उसे आज जगना बहुत अच्छा लगा था। आज पहली बार उसने सूर्योदय देखा था। उसे सूरज की पहली किरण से एक नई बात सीखी, अंधेरे को चीरने की बात। आज उसने अपनी आंखों से देखा था कि सूरज की पहली किरण धरती के अंधकार को, चादर को अपने हाथों से उधारती है। पहली किरण रात भर से सोए शहर में एक नई हलचल पैदा करती है। लोग गुदरी छोड़कर सड़क पर निकल आते हैं, धंधे पर चल देते हैं। कोई ठेला लेकर निकल पड़ता है तो कोई पूजा के फूल लेकर मंदिर चल देता है। आज सवेरे पहली बार खोटू ने भी पूजा का तथा काम के निकट संबंध को देखा था। रिक्शे वाले के लिए रोटी पूजा थी। यह उसने अपनी आंख से देखा था। उसे समझ में आया था
कि जगना पाना है और सोना गंवाना है। खोटू ने आज सवेरे केवल जगने के अर्थ ही नहीं समझे थे, उसे जगाने का सुख भी मिला था। वह आज पहली बार अपने एक दोस्त को जगाने पहुंचा था। उसे जगाकर दोनों साथ घूमने निकले थे। दोनों ने सवेरे की हलचल को पहली बार देखा। दोनों ही सूरज की पहली किरण से प्रभावित थे। खोटू ने जगाने के इस सुख को अपना सुख माना था। वह जगने और जगाने में विश्वास करने लगा था। उगते सूरज के साथ उसका यह रिश्ता अच्छा लगने लगा था। उसे लगने लगा था कि बच्चों को उगता सूरज बनना होगा। खोटू के दूसरे दोस्त भी अब सूर्योदय से पहले घूमने की मंडली में शरीक होने लगे थे। घूमने के साथ साथ उपयोगी बातों पर सोचने विचारने लगे थे। इससे भी आगे का आश्चर्य यह था कि सोच विचार कर केवल हवा में नहीं होता था, बाकायदा रोज की पढ़ी किताबों या खबरों पर होता था। सोच विचार की यह बात जिम्मेदारी की बात थी, आगे बढ़ने की बात थी, अपनी जानकारी बढ़ाने की बात थी, अपनी खुशियां बढ़ाने की व बांटने की बात थी। लेकिन यह सुख उनका अपना सुख था। उन्होंने इसे चुना था और पाया था। बच्चों को लगने लगा था कि उनकी बुद्धि अब बड़ी हो रही है और वे अब कुछ रच सकते हैं। इसमें एक विश्वास जगा था। बच्चों के इस विश्वास में माँ बाप को भी एक नया विश्वास मिला। छोटू के पिता समझ गए कि हड़बड़ी बुरी होती है, शांति और धीरज की बात बड़ी होती है। वे अब समझ गए थे कि बच्चों की दुनिया एक अलग दुनिया है, लेकिन बच्चों की दुनिया से घड़ियों की दुनिया का ऐसा निकट संबंध उनके लिए एक नई खबर थी। जब से घड़ी साजों के बयान अखबारों में छपने लगे हैं, तब से सभी परिवारों की घड़ियां की बातें दिलचस्पी बढ़ गई है। घड़ियों की हड़ताल का रोज नया कारण। वे हैरान तो हैं, लेकिन जब से घड़ियों की बात बच्चों से जुड़ी है, तब से इस मसले को लोगों ने एक पारिवारिक मसला मान लिया है। अब हर घर परिवार अब घड़ियों की समझ और संवेदना की दाद देने लगा है। हर घर अब दूसरे सवेरे के अखबार का इंतजार करने लगा है, घड़ियों की हड़ताल का अगला कारण जानने के लिए। उधर इंतजार हो रहा था, इधर बयान चल रहे थे। सारे घड़ी साज अपने अपने बयान देने की बारी का इंतजार करते थे और अपना नंबर आने पर अपनी पोटली से अच्छा सा कारण निकालकर परोस देते थे। ऐसा लगता था जैसे हर घड़ी साज के पास कोई नया रहस्य है। इसी रहस्य को जानने के लिए ही समय भवन के बाहर पत्रकारों की भीड़ सरकारी विज्ञप्ति की प्रतीक्षा करती रहती थी। घड़ी साजों के बयान की सुनवाई बंद कमरे में हो रही थी। सरकार को खतरा था कि समय की एकता का रहस्य कोई दूसरा न जान ले। समय की एकता का यह रहस्य सरकार के लिए बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ था, लेकिन अब तक बयानों ने सरकार को बहुत निराश किया था। ऐसा कोई कारण अभी तक सामने नहीं आया था कि सरकार कोई सीधी कार्रवाई कर सके। न ही कोई ऐसा कारण सामने आ रहा था जिसका कोई स्थायी इलाज सरकार के पास हो। नतीजन कार्रवाई को जारी रखना जरूरी था। कार्रवाई चल रही थी, समय ठहरा खड़ा था। सरकारी नुमाइंदे सरकार की लाचारी पर तरस खा रहे थे। सभी शहरों से आए घड़ीसाज राजधानी में टिके हुए थे। बयान समय भवन में चल रहे थे। घड़ियों की हड़ताल खुलने के मगर कोई आसार नहीं दिखते थे। घड़ियों को बंद हुए चूंकि कई दिन हो गए थे, इसलिए राजधानी की हवा में एक खास तरह का तनाव छा गया था। सड़कों, चौराहों और बसों के चलने व रुकने का सारा नक्शा ही बदल गया। समय एक अरसे से नदारद था, इसलिए समय से लोगों को परिचित रखने के लिए नए तरीके निकाले जा चुके थे। सरकार के समय सूचना विभाग की तरफ से समय बताने के लिए विशेष इंतजाम किए गए थे। यह समय सूचना विभाग घड़ियों की हड़ताल की देन था। यह नया महकमा बना था। सरकार को भी समय बड़ा बलवान लगा था और इस महकमे के लिए सारे स्रोत खोल दिए गए थे। महकमा पनपने लगा था। घड़ियों की हड़ताल ने कईयों के दिन फेरे थे। सरकारी महकमों में एक स्वभावगत होड़ व ईर्ष्या चलती रहती है। इसी ईर्ष्या ने समय भवन के निर्माण की मांग रखी थी। मांग मान ली गई क्योंकि महकमा महत्वपूर्ण था। अब दिल्ली में वायु भवन, कृषि भवन, उद्योग भवन व रेल भवन की कतार में समय भवन भी खड़ा हो गया था। जब से समय भवन बना था, एक नई राजनीतिक मांग भी बलवती हुई थी। राजनेताओं ने मांग की थी कि एक समय मंत्री भी नियुक्त होना चाहिए। मांग वाजिब लगी थी, लेकिन समय मंत्री केवल उसे बनाया जाना चाहिए जो समय की एकता का राज जानता हो, जो सही समय को पहचानता हो, जो खोए समय को लौटा सके, जनता को सही समय बांट सकता हो तथा जो घड़ियों की हड़ताल तोड़वा सकता हो। इतना सामर्थ्यवान मंत्री मिलना मुश्किल लग रहा था, लेकिन किसी तरह एक मंत्री चुन लिया गया। समय मंत्री ने आते ही घोषणा की
कि वे घड़ियों की हड़ताल को फौरन तोड़वाएंगे तथा राष्ट्र के सही समय को लौटा लाने का जी तोड़ प्रयास करेंगे। उन्होंने यह भी घोषणा की थी कि लोगों की विशेष सुविधा के लिए बिना राशन सही समय बांटने के सभी सब इंतजाम कर दिए गए हैं। घोषणा सही थी, समय बांटा जा रहा था। हर सड़क पर लगभग 1-1.5 मील की दूरी पर तंबू तान दिए गए थे। तंबुओं में टेलीफोन से सूचना की आदान प्रदान होता रहता था और यहाँ बैठा बाबू पूरी उदारता के साथ समय बांटता था। एक बार एक ही सवाल का जवाब देता था, बाबूजी क्या वजह है? समय की सूचना यहाँ समय विभाग से आती थी और इस विभाग ने आकाशवाणी में कुछ ऐसा प्रबंध किया था कि बीबीसी लंदन से समय की सूचना लगातार मिलती रहती थी। हड़ताल चूंकि देशव्यापी थी, इसलिए समूचे देश की सुविधा के लिए आकाशवाणी से हर 1 घंटे बाद यह सुना जा सकता था, ये आकाशवाणी है, इस समय बीबीसी के अनुसार रात के इतने बजे हैं, इसलिए भारतीय समय के अनुसार दिन के इतने बजे हैं। सरकारी समय सूचना विभाग की इस व्यवस्था से लोगों को काफ़ी सुविधा हो गई थी। यह समय सूचना विभाग बिल्कुल नया विभाग है, इसलिए अभी पूरी फुर्ती से काम करता है। इस विभाग में इधर जितने नए लोग रखे गए हैं वे सब घड़ियों की हड़ताल को मन ही मन धन्यवाद देते हैं। इस अवसर पर ही नौकरी लगे बाबू सोच रहे थे कि जिस समय ध्यान रखना तो सरकार के लिए पहला काम हो गया है, इसीलिए यह महकमा अब कभी बंद होने का नहीं। इधर इस तरह से समय की जानकारी मिलने पर बूढ़े बुजुर्गों के दिमागों में ब्रिटिश राज की याद ताज़ा हो गई थी। उनको विदेशी चीज़ों की प्रशंसा करने का एक और तर्क मिल गया था। आकाशवाणी से समय की सूचना पाकर एक बूढ़ा कारीगर कह रहा था, अब आखिर तो टेम भी विलायत से मंगाना पड़ा या कि नहीं? अरे हमने तो काफ़ी पहले ही कहा था, जो टेम गोरों के साथ चला गया वह जब तक वापस नहीं आता तब तक गुजारा नहीं चलेगा। बूढ़ा कारीगर अपने तर्क को मजबूत करता हुआ आगे कह रहा था, देखो बाबू, देसी और विदेशी टेम में भी रात दिन का फर्क होता है। यह तो सीधे साधे आदमी की बात थी। उधर जो लोग विदेशी चीज़ों के इस्तेमाल में अपनी शान समझते थे उन्हें भी मज़ा आ गया। वे कहते फिरते थे, अरे वाह, अब तो समय भी इम्पोर्टेड है। वे सोचने लगे थे कि अब इंडियन टाइम नहीं रहा, इसलिए शायद हिंदुस्तानी कुछ ज़्यादा पंक्चुअल हो जाएंगे। इधर समय जानने के लिए देसी तरीके भी ढूंढ निकाले गए। जंतर मंतर की धूप की घड़ियों में मिटे अंक को वापस उकेरा गया। इसी धूप घड़ी के हिसाब से दिल्ली के रीगल बस स्टॉप की बसें चलने लगीं। मद्रास होटल के बस स्टॉप वालों ने भी ऐसा ही प्रबंध किया था। लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल के दरवाजे के ऊपर लगी धूप घड़ी के समय से बसें चलने लगी थीं। जंतर मंतर की धूप घड़ी पर समय जानने वालों का तांता लगा रहता था। इधर लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल के सामने भी हर वक्त समय जानने वालों की भीड़ लगी रहती थी। कुछ लोग फिर से अपनी घड़ियां मिलाते हुए देखे जा सकते थे, लेकिन घड़ियां लाख मिलाए भी नहीं मिलती थीं, चलने का नाम ही नहीं ले रही थीं। तंबुओं में बैठे बाबू दिन भर समय बांट रहे थे। धूप घड़ी का चलन काफ़ी बढ़ गया था। कई लोगों ने अपनी छतों पर धूप घड़ियां लगवाई थीं, मगर इनसे उतना सही समय नहीं मालूम होता था जितना कि जंतर मंतर की धूप घड़ी से। विज्ञान और तकनीकी मंत्रालय ने भी यह फैसला लिया था कि वैज्ञानिकों और ज्योतिषियों की एक टीम जयपुर जाएगी। वह टीम पता लगाएगी कि महाराज जयसिंह हिंदुस्तान में और कहाँ कहाँ जंतर मंतर बनवाना चाहते थे। धूप घड़ियाँ खड़ी करने का उनका फार्मूला क्या था? मंत्रालय ने आदेश जारी कर दिया। टीम जयपुर की तरफ चल पड़ी थी। केवल धूप घड़ियों के दिन ही नहीं फिरे थे, इनके साथ साथ रेत घड़ियों के प्रचलन को भी प्रोत्साहन दिया गया। अस्पतालों में हर पलंग के सिरहाने एक छोटी रेत घड़ी फिट कर दी गई थी, जो कि नब्ज देखने से नर्सों की मदद करती थी। स्कूलों का हर मास्टर अपनी कमर पर रेत घड़ी लटकाए फिरता था। अब मास्टर जी क्लास में पहुंचते तो सामने रखी मेज पर रेत घड़ी को औंधा करके रख देते। मास्टर जी को गिरती रेत दूर से ही दिख जाती। मेज पर रखी घड़ी की गिरती रेत पर सारे लड़कों की नजरें टिकी रहती थीं। सबका ध्यान रेत पर रहता था और इस बात पर रहता था कि रेत के खत्म होते ही क्लास भी खत्म होने वाली है। मास्टर जी के लिए आराम हो गया था। उन्हें भी समय का पता स्वतः चलता था। बार बार हाथ उठाकर घड़ी नहीं देखनी पड़ती थी। यह इंतजार नहीं करना पड़ता था कि घंटी कब बजेगी। लेकिन कुछ मास्टर ऐसे भी थे जो आदतन लाचार थे। हाथ पर घड़ी नहीं, फिर भी हाथ ऊंचा करके समय देखना चाहते थे। जैसे ही हाथ ऊंचा उठता
क्लास एक जोरदार ठहाके से गूंज उठती। मास्टर जी झेंप जाते, एक लंबी सांस छोड़कर कहते, पता नहीं यह घड़ियों की हड़ताल भी कब खुलेगी। जब कभी कोई मास्टर जी ऐसी आह भरते या कि अपनी रेत घड़ी क्लास में लाना भूल जाते तो छोटू मोटू को फिर कोई नई कारस्तानी सूझती। इधर जब से घड़ियां हड़ताल पर बैठी हैं तब से कारस्तानियां कम हो गई हैं, मगर छोटू मोटू के चेहरे पर एक नई चमक आ गई है, शरीर में एक नई फुर्ती आ गई है। घड़ियों के बंद होने के साथ साथ उनकी खिंचाई भी बंद हो गई है। उनकी पूरी पलटन इधर उधर फिरती है। स्कूल के सारे मास्टरों की कमर पर लटकी रेत घड़ियां छोटू मोटू को और भी मजा देती हैं। खिंचाई बंद होने के बाद छोटू मोटू कुछ मुटा गए हैं, पूरा गोलगप्पा लगने लगे हैं। छोटू लाल हो गया है, टमाटर जैसा। दोनों भाइयों के लिए पढ़ाई स्कूल का काम गणित के काम से कुछ एक चुटकी सा काम हो गया है। याददाश्त भी जैसे किसी ने शान पर चढ़ा दी हो। बस एक बार कोई पाठ सुना दे तो सारा का सारा कंठस्थ। खोटू, जो अब तक हमेशा पढ़ाई में पिछड़ा हुआ रहता है तथा परीक्षा शुरू होते ही हनुमान जी को नारियल चढ़ाने की सोचता रहता है, उसका भी ये नंबर अब आगे रहता है। स्कूल के मास्टर ताज्जुब करते हैं कि यह चमत्कार हुआ कैसे। खोटू मोटू के पापा भी खुश हैं और मम्मी भी उतनी ही खुश, लेकिन हैरत में सभी हैं, यह परिवर्तन आया कैसे। खेल ही खेल में सब कुछ सीख जाने का राज क्या है। छोटू मोटू और खोटू के मम्मी पापा और मास्टर इस बात पर ताज्जुब कर रहे थे कि पढ़ाई में बिना किसी खिंचाई के, बिना किसी सजा के वे इतने तेज कैसे हो गए। उनके लिए यह समझना मुश्किल था कि सीखने में आज़ादी के ही कुछ अर्थ होते हैं। लंबी सरकारी नौकरियों ने मास्टरों और माँ बाप के आज़ादी का एहसास ही छीन लिया था। उनकी समझ से हर काम केवल हुक्म और ताकत से संभव था। सीखने के सहज स्वभाव को वे भूल गए थे। इसीलिए छोटू मोटू की आज़ाद शिक्षा पर उनको ताज्जुब हो रहा था। मगर खोटू मोटू और उनकी पूरी मंडली केवल एक तरफ ही तेज नहीं हुई थी, शैतानी और कारस्तानी का स्तर भी कुछ ऊंचा हो गया था। इस तरफ एक मंडली का दिमाग पूरी तरह दौड़ने लगा था। जब सब लोग ताज्जुब कर रहे थे तभी इस मंडली ने एक नया चमत्कार दिखाने का फैसला किया। सब ने मिलकर यह सलाह की कि मास्टरों की रेत घड़ियों के बल्ब में छेद कर दिए जाएं। फैसला होने के बाद देर कैसे हो सकती थी। सारी पलटन फैसले फटाफट लागू किया करती थी। फैसला लागू किया गया। स्टाफ रूम में सभी घड़ियों के बल्बों में छेद कर दिए गए। मास्टरों ने घड़ियां उठाईं, क्लास में घड़ी चल दिए, घड़ियां उलट दी, भाषण शुरू कर दिया। नज़र बीच में घड़ी पर गई तो बल्ब खाली थे, रेत गायब थी, समय नदारद था। सारी क्लासों में एक साथ ठहाके गूंज उठे। मास्टर लोगों को समझाते देर नहीं लगी कि शरारत किसकी है। शरारत काफ़ी बड़ी थी, लेकिन सभी शांत थे। किसी ने किसी की पेशी नहीं बुलवाई थी, किसी को सज़ा नहीं मिली। जब से घड़ियां बंद हुई हैं इस स्कूल में सबका गुस्सा गायब हो गया है। स्कूल शांत रहने लगा है, सहनशील बन गया है। मास्टर लोग भी उतने ही प्रसन्न हैं जितने खोटू मोटू व उनकी पलटन। घड़ियां बंद हुई तो स्कूल के हाजिरी रजिस्टर भी बंद हो गए। बच्चे देर से आए तो किसी को शिकायत नहीं। हेड मास्टर जी भी हैरत में थे कि जो बच्चे हमेशा पढ़ने से मुंह चुराते थे वे भी पूरे उत्साह से पढ़ने लगे हैं। जो बच्चे सहमे सहमे व उदास रहने लगे थे उनके चेहरों पर नई चमक आ गई है और वे उछलते कूदते अपनी पढ़ाई का अभ्यास कर लेते हैं। हेड मास्टर जी के लिए यह आश्चर्य की बात थी कि जो मास्टर कभी पढ़ाने में रुचि नहीं लेते थे वे भी बच्चों के साथ खेलने कूदने लगे हैं और खेल खेल में ही सारे पाठ पढ़ा जाते हैं। ऐसे सभी अध्यापक खुश नज़र आने लगे थे जो किसी न किसी मनमुटाव के कारण मुंह फुलाए फिरते थे। वे अध्यापक जो बिना किसी मन के स्कूल आते थे, अनमने भाव से स्कूल में समय काटकर चले जाते थे, अब स्कूल के हर काम में पूरी रुचि लेते हैं। बच्चों और अध्यापकों में दोस्ती गहरी हो गई है। स्कूल के वातावरण में दिनों दिन प्रसन्नता जितनी बढ़ती जा रही है, हेड मास्टर जी की हैरत भी उतनी ही बढ़ती चली जा रही है। हेड मास्टर जी के साथ डिप्टी साहब भी हैरान हैं। उनकी हैरानी यह है कि उनके साथ इतने लंबे समय से कोई शिकायत क्यों नहीं पहुंची। शिकायतें बंद हुई तो सिफारिशें भी बंद हो गईं। शिकायत और सिफारिश बंद हुई तो दफ्तर का वातावरण बिल्कुल शांत हो गया। दुखी मास्टरों का तांता थमा हुआ था। अफसर लोग
गपशप का समय निकाल लेते थे। एक दिन इंस्पेक्टर साहब डिप्टी साहब चाय पर बैठकर बात कर रहे थे। स्कूलों में कई दिन से कोई शिकायत क्यों नहीं आई है? जिसने भी पूछा है उसी ने तारीफ करते हुए कहा है, स्कूल तो आश्रम हो गए हैं, सभी कुछ सुचारू रूप से चल रहा है। आपने इस परिवर्तन का कोई कारण पाया क्या? उत्तर मिला, नहीं साहब, कारण नहीं मिला, लेकिन यह परिवर्तन घड़ियों की हड़ताल के बाद ही आया है। घड़ियों के रुक जाने से मौज मनाने वालों की मंडली बढ़ती तो कुछ समझ में आता, यहाँ तो काम की रफ्तार बढ़ी है। छुट्टी मनाने वाला मूड या ड्यूटी गोल करने वाला मूड तो स्कूलों से जैसे रफूचक्कर हो गया है। लगता है बात कुछ और है। मैं चाहूँगा कि आप एक बार किसी स्कूल का दौरा कर आएँ और मालूम करें। इंस्पेक्टर साहब की बात अपने में एक आज्ञा थी, इसका पालन हुआ। डिप्टी साहब दौरे पर चल गए, प्रगति के कारण का पता लगाने के लिए चले गए। डिप्टी साहब बिना किसी खबर के स्कूल में पहुंचे थे, लेकिन सब कुछ व्यवस्थित था, काम चल रहा था। उनके पहुंचते ही हड़बड़ाहट हुआ करती थी। उनके आने की खबर सुनते ही तैयारियां शुरू हो जाती थीं। बच्चों को बताया जाता था कि निरीक्षण होने वाला है। इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। डिप्टी साहब का आश्चर्य और भी बढ़ गया था। उन्होंने हेड मास्टर जी से अपने दौरे का उद्देश्य बताया। हेड मास्टर जी भी हैरान थे, जवाब क्या देते। हेड मास्टर जी ने सुझाव दिया कि स्टाफ की सभा बुलाई जाए। सुझाव का स्वागत हुआ, सभा बुलाई गई। सभा में डिप्टी साहब ने वही सवाल पूछा, ऐसी शांति, सहयोग और प्रगति क्यों? डिप्टी साहब का सवाल सभा में तैर रहा था, लेकिन सभी चुप थे। स्कूल के मास्टर जवाब जानते थे, लेकिन एक नए सवाल में उलझे थे। प्रगति की जांच की जरूरत। जब प्रगति ठप हो गई थी, तब किसी ने क्यों नहीं पूछा कि काम क्यों ठप पड़ा है? ऐसा सवाल कई मास्टरों के मन में कुलबुला रहा था कि डिप्टी साहब ने एक मास्टर जी से जवाब देने को कहा। मास्टर जी सकपकाए, लेकिन जवाब हाजिर था। वे कहने लगे, ऐसे सुखद परिवर्तन का श्रेय तो घड़ियों की हड़ताल को है साहब। घड़ियों की हड़ताल जब से हुई, तब से बच्चों के जो आतंक थे वो सब आज़ाद हो गए। लेट लतीफ़ी की सज़ा बंद हुई तो उनकी आदत बदलने लगी। स्कूल की घंटों में बंटवारों से मुक्ति मिल गई। बंटवारा बहुत बुरी चीज़ होती है। प्रार्थना, पढ़ाई और खेल का भी घंटों में बंट जाना, ये तो और बुरा है। बोलते बोलते मास्टर जी को लगा कि वो कोई ऐसी बात कह रहे हैं जो बड़े साहब के दफ्तर को बुरी लग सकती है। मास्टर जी स्वभाव से बहुत विनम्र थे, इसलिए पहले ही क्षमा चाहने लगे। उन्होंने क्षमा चाहते हुए पूछा, कहीं कुछ बुरा तो नहीं लगा साहब? माफ़ कीजिएगा, अगर मेरी बात कोई कड़वी लगे आप अनुमति दें। आप बेधड़क सारी बात साफ साफ बताइए, इसमें संकोच कैसा? डिप्टी साहब बोले। मास्टर जी बयान कर रहे थे। बंटवारे की बात कह रहा था साहब। हमारे स्कूलों में तो प्रार्थना का भी घंटा होता है और खेल का भी घंटा, उद्योग का भी घंटा होता है और श्रमदान का भी घंटा। दरअसल न तो घंटी बजाकर प्रार्थना का हुक्म दिया जा सकता है और न ही खेल का। हम हैरान थे कि प्रार्थना और खेल का घंटा क्यों होता है, लेकिन पिछले दिनों तो श्रमदान और नैतिक शिक्षा के घंटों की भी लिस्ट पर चिपक गए। यह हमारी समझ से बाहर की चीज़ थी कि बिजली की मशीन की तरह आप जो बटन दबाएं वही काम होने लगे। दान दक्षिणा नाम धाम तो वैसे ही किसी के हुक्म से नहीं होते साहब। फिर छोटे छोटे कोमल बच्चे मशीन का बटन दबाते ही प्रार्थना करने लगे, श्रमदान का बटन दबते ही श्रमदान करना शुरू कर दें, खेल का बटन दबते ही खेलना शुरू कर दें। ये सोचना तो समझदारी नहीं हुई, लेकिन सरकारी हुक्म था तो ऐसा करना पड़ा। मास्टर जी ऐसा करते रहे और बच्चे भी बिना मन के ऐसा करने को विवश थे। जब से घड़ियां रुकी हैं, तभी से बच्चे घंटों के इस बंटवारे से बचे हैं, तभी से बच्चे उन्मुक्त होने लगे हैं और तभी से खुशियां लौटी हैं। खुशियां लौटने के साथ उनकी पढ़ाई भी लौटी है। मास्टर जी शायद आगे भी कुछ कहते, लेकिन बीच में ही डिप्टी साहब ने पूछा, तो मास्टर जी आप क्या अलग विषयों के घंटे भी जरूरी नहीं समझते? डिप्टी साहब के इस सवाल का भी जवाब हाजिर था। वे बोले, अभी जिस तरह घंटों में बांटकर विषय पढ़ाए जाते हैं वह तो गैर जरूरी ही है। हमें यह हक किसने दिया कि हम यह तय करें कि फलां क्लास के बच्चे फलां समय फलां विषय पढ़ेंगे? पढ़ाई बच्चों को करनी है, उनकी रुचि का ध्यान रखना है। फिर यह भी जरूरी नहीं कि सभी बच्चे एक ही समय एक ही रुचि रखते हों। बच्चों की रुचियों का ऐसा स्कूलीकरण
कैसे सही कहा जा सकता है? विषयों की सही समझ उस समय आएगी जब बच्चों को पूरी स्वतंत्रता देकर उस विषय विशेष में उनकी रुचि पैदा करके उसे सीखने में उसकी सही मदद की जाए। जब से घंटों का बंधन टूटा है, यही संभव होने लगा है। जब जिस लड़के को जो कुछ समझना होता है वह खुद आता है, सवाल पूछता है अपनी मर्जी से। जब जो पढ़ना चाहता है पढ़ता है। यह कारण है प्रगति का, स्कूल की खुशी का। डिप्टी साहब मास्टर जी की बात से प्रभावित थे। उन्हें शायद बात समझ में आ रही थी। उन्हें लगा कि मास्टर जी को शायद कोई तीसरा कारण भी पता है। उन्होंने पूछा, तो कोई तीसरा कारण भी आप जानते हैं क्या? मास्टर जी के पास तीसरा कारण भी तैयार था। वे बोले, तीसरा कारण मास्टरों की आज़ादी है। घड़ियां जब से रुकी हैं, हाजिरी रास्टर बंद हो गए हैं। इससे हम 10-15 मिनट की देरी पर होने से मास्टरों के नाम के आगे हेड मास्टर जी लाल निशान लगा देते थे। फिर दिन में उनकी पेशी होती थी, उससे बात उलझती थी, गांठें पड़ती थी। यही गांठें स्कूल की प्रगति में बाधक थीं और यही गांठें स्कूल में मनमुटाव की ऐसी गांठें और भी कठिली होती जाती हैं जब मास्टर जी पेशी बच्चों के सामने चर्चा की बात बनती थी। इसी से मास्टर जी का उत्साह मारा जाता था। समय पर पहुंचना और पेशी से बचने का डर हर समय सवार रहता था। अब जब से उस डर से मुक्ति मिली है, मास्टर जी आज़ाद हो गए हैं। तभी से प्रगति लौट आई है। उस्ताद की आज़ादी का सवाल भी तो उतना ही बड़ा था साहब। डिप्टी साहब को सारी बात समझ में आ गई थी। बच्चों की आज़ादी की बात समझ में आई थी, उस्ताद की आज़ादी की भी बात समझ में आई थी। उन्हें यह समझ में आ गया था कि सही आज़ादी आए तो प्रगति अपने आप आती है। उन्हें यह भी समझ में आया था कि सही आज़ादी आए तो आपसी झगड़े खुद ब खुद खत्म हो जाते हैं। डिप्टी साहब सारी बात समझकर बड़े हैरान थे। यही हैरानी साथ लिए वे बड़े साहब के दफ्तर गए। हेड मास्टर साहब की हैरत भी मिटी। उन्हें समझ में आ गया कि आज़ादी कितनी अच्छी होती है और समय का बच्चों और मास्टरों पर सवार होना कितना बुरा होता है। धन्यवाद साथियों। बाकी का अगले अंक में। यदि आप अभी तक मेरे इस चैनल पर आए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है अभी इस चैनल को, तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, लाइक अवश्य करें और हो सके तो कमेंट करके हमारा उत्साह भी बढ़ाएं। बहुत बहुत